सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने अपवर्तन की घटना, अपवर्तन के नियम, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए विद्यार्थियों, ये अपवर्तनांक क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसके कारण कोई माध्यम स्वयं के अंदर से गुजरने वाले प्रकाश के वेग का क्या करता है, विरोध करता है। उसे ही किसके नाम से जाना जाएगा, अपवर्तनांक के नाम से जाना जाएगा। देखिए, ये एक माध्यम का एक गुण होता है, माध्यम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण वह माध्यम स्वयं के अंदर से पारगमित होने वाले प्रकाश के वेग का क्या कर देता है, विरोध कर देता है। देखिए विद्यार्थियों, कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें वैक्यूम की, निर्वात की बात करें तो देखिए, निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग है विद्यार्थियों सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है जिसका मान होता है 3 इंटू में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ध्यान रहे, जब प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रवेश करता है तो अलग अलग माध्यम के गुण के कारण या अपवर्तनांक के कारण, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण वहां पर प्रकाश का वेग भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात में सभी जगह, निर्वात में प्रत्येक कोने में, निर्वात के प्रत्येक कोने में प्रकाश का जो वेलोसिटी है वो सिमिलर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, अपवर्तनांक को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, निर्वात का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, अपवर्तनांक को विद्यार्थियों किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। देखो, अपवर्तनांक दो प्रकार से होता है, एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है विद्यार्थियों सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इन दोनों में देखिए मुख्य अंतर क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में मुख्य अंतर क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में एंटर होती है, वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में एंटर होती है, तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे ही क्या कहा, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम में जो प्रकाश की किरण का जो वेग होता है उसे ही क्या कहा जाएगा, अपवर्तनांक कहा जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा हूं। निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चाहे तो आप अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित कीजिए या कुछ एक बुक्स में इसे एन से भी प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, आप म्यू से भी दर्शा सकते हैं और इसे आप एन से भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन म्यू इज इक्वल टू होगा
निर्वात में प्रकाश का वेग। देखिए निर्वात में प्रकाश के वेग को हम c से प्रदर्शित करते हैं, और किसी माध्यम में अगर बात करें तो मान लिया माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है v, तो इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसे ही क्या कहा जाएगा, अपवर्तनांक कहा जाएगा। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात है। चूंकि दो समान राशियों का अनुपात है, अतः यह एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, अर्थात यह विमाहीन व मात्रकहीन होती है। अब देखिए विमा क्या होती है, तो विद्यार्थियों विमाओं का जो अध्ययन है हम करेंगे कक्षा 12th में, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए यह एक विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि होती है तथा इसका मान माध्यम की प्रकृति, ताप व तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। देखिए विद्यार्थियों इसका जो मान है वो किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करेगा, तो इसका मान डिपेंड करेगा माध्यम की प्रकृति पर। कैसे, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। इसके बाद में है ताप, कि ताप के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिए अगर हम किसी माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से उस माध्यम के अंदर जो माध्यम के अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वे कुछ दूर दूर होंगे, अर्थात किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर वह विरल की भांति कार्य करेगा, अर्थात उसका अपवर्तनांक पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो ध्यान रहे किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घट जाता है। इसके बाद में है कि तरंग दैर्ध्य के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो ध्यान दीजिए तरंग दैर्ध्य अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है तरंग दैर्ध्य। अब देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अतः अगर हम किसी प्रकाश की किरण की बात करें, अगर प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में प्रवेश कर रही है जिसका रंग लाल है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य चूंकि सबसे अधिक होती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहां देखिए विद्यार्थियों अगर हम अलग अलग माध्यम की बात करें, यदि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1 हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, μ1 बराबर में होगा c अपोन में v1। इसे हम समीकरण 2 देते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, इसी प्रकार देखिए हम ये जानते हैं अलग अलग माध्यम में लाइट वेलोसिटी अलग अलग होता है, तो इसी प्रकार यदि माध्यम सेकंड में प्रकाश का वेग v2 हो तो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकता हूं, μ2 = c अपोन में v2। समीकरण 3 देते हैं। अब देखिए हम ये मान लेते हैं, आप चाहे ये भी मान सकते हैं कि माध्यम फर्स्ट ज्यादा सघन है, सेकंड कम सघन है, या फिर ये मान लीजिए कि माध्यम सेकंड सघन है माध्यम एक की अपेक्षा। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं इक्वेशन 3 बटा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहां पे देखिए विद्यार्थियों μ2 अपोन में μ1, इसे हम कहेंगे μ21,
अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए μ2 बराबर में μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू C अपॉन में V2 डिवाइड बाई C अपॉन में V1। देखिए C से C कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या मान प्राप्त होगा विद्यार्थियों, μ21 बराबर में होगा V1 अपॉन में V2 के। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं विद्यार्थियों कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश के वेग का अनुपात कहलाता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए इसे हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, जबकि इसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसको लिखना, इसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है कि नहीं। और यहां देखिए ये जो समीकरण 4 है ये किसका समीकरण है, सापेक्ष अपवर्तनांक का। परिभाषा क्या होगी सापेक्ष अपवर्तनांक की, कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, या फिर ये कहा जाए कि माध्यम 1 में प्रकाश के वेग व माध्यम 2 में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां देखिए इक्वेशन 4 सापेक्ष अपवर्तनांक का समीकरण है। और देखिए विद्यार्थियों आप इसी प्रकार से माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। देखिए μ21 यहां पे आया है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब आप निकाल सकते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। कैसे, इसी प्रकार से μ12 बराबर में हो जाएगा V2 अपॉन में V1। यहां से हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। तो देखिए यहां पर मान प्राप्त होगा μ12 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, अर्थात माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक आएगा वो आएगा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग व माध्यम 1 में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाएगा, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां देखिए वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक विशेष बात और ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये जो अपवर्तनांक है ये अपवर्तनांक क्या है, तो देखिए अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने की जो क्षमता है, किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की जो क्षमता है वो ही क्या कहलाएगी, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम प्रकाशिक घनत्व के नाम से भी जान सकते हैं या जाना जाता है। अब देखिए प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व विद्यार्थियों दोनों अपने आप में हट करके अलग अलग राशियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर देखिए 2 पात्र हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पात्र में यहां पे भरा हुआ है विद्यार्थियों जल और यहां पे भरा हुआ है विद्यार्थियों कैरोसिन। ठीक है कि नहीं। अब यदि मैं बात करूं तो देखिए म्यू कैरोसिन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, म्यू कैरोसिन इज ग्रेटर देन म्यू जल, अर्थात कैरोसिन का जो अपवर्तनांक है वो जल के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। लेकिन विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं कैरोसिन के द्रव्यमान घनत्व की, तो कैरोसिन का द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो पहले तो आप ऐसा कीजिएगा, आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिएगा, फिर हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, कीप इन योर माइंड, आपके माइंड में ध्यान रखना है विद्यार्थियों। जैसे पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट क्या है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो यहां देखिए निर्वात में
प्रकाश की चाल कहो या वेग कहें, प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 × में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। ठीक है कि नहीं। अब देखिए अपवर्तनांक में मैंने आपको ये बताया है कि निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिए अगर मैं निर्वात की बात करूं तो देखिए इसका जो मान है, अपवर्तनांक का जो मान है, ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो मान है वो निर्वात के लिए सबसे कम होता है। कैसे? तो यहां देखिए दूसरा नंबर आता है निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। अब आप ये कहेंगे सर 1 कैसे होता है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में, हमने माध्यम के रूप में भी निर्वात ही लिया है, तो यहां पे भी 3 × में 10⁸ और यहां पे भी 3 × में 10⁸, तो यहां पे मान आएगा 1। अब यहां देखिए नोट रखना, माइंड में ध्यान रखना कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 से कम नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसका अपवर्तनांक 1 से कम हो, मीन्स यह स्थिति संभव नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर हम निर्वात के अपेक्षा और माध्यमों की बात करें, जैसे वायु की बात करें, तो वायु में जो वेग है वो निर्वात से थोड़ा कम होता है, अर्थात वायु का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात से थोड़ा अधिक होता है। तो देखिए वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, 1.0003 होता है। अब देखें 4th नंबर पे हम बात करें क्राउन कांच की। क्राउन कांच का अपवर्तनांक विद्यार्थियों 1.52 होता है। अगर मैं जल की बात करूं तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और एक यहां पे ये याद रखना, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अब देखिए विद्यार्थियों, एक आपको याद रखना है की पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रकाशिक घनत्व क्या है। तो देखिए किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने की क्षमता या मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक या फिर प्रकाशिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। को प्रकाशिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। और एक बात ध्यान रहे विद्यार्थियों, यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा उसका द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। तो देखिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उसका द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण की बात करें
तो देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम्पल है कैरोसिन का प्रकाशिक घनत्व जल से अधिक परंतु द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। और देखिए द्रव्यमान घनत्व जल से कम होने के कारण, इसी कारण कैरोसिन की जो परत होती है वो जल की सतह के ऊपर तैरती रहती है। अर्थात कैरोसिन का द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से कम किंतु प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होता है। तो देखिए आप इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतारिए और उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओके, टेक केयर।